हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो प्रैक्टिस सेट है आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए और शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि जब आप लोग लाइक एंड शेयर करते हैं तो मोटिवेशन ही बढ़ता है। और लाइक एंड शेयर करने में कंजूसी नहीं किया करिए, लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आप लोगों का इसमें 1 रुपये भी खर्च नहीं होना है। तो लाइक करने में कैसी कंजूसी। और अगर इसकी PDF वगैरह आप लोगों को चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से जा कर के आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से PDF वगैरह भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था, यानी चालू किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शेरशाह ने। तो किसने किया था तो आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, शेरशाह ने रुपया नामक सिक्का चालू किया था मध्ययुगीन भारत के। याद रखिएगा, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था या चालू किया था, शेरशाह ने किया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है कि मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, उत्बी जो है मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन पत्तन पुआर किसके तट पर स्थित था। आप लोगों को बताना है किसके तट पर स्थित था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कावेरी के तट पर स्थित था। तो नाम याद रखिएगा, प्राचीन पत्तन पुहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। तो आप लोगों को बताना है कि महावीर जो स्वामी थे इनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऋजुपालिका नामक नदी के तट पर इनको ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। किसको तो महावीर स्वामी को, इनको याद रखिएगा। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था तो वैशाली के कुंडग्राम के जातक यानी ज्ञात्रक कुल के तथा वज्जी संघ के प्रधान सिद्धार्थ घर में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी माता का नाम क्या था तो त्रिशला थी। और इनके पिता का नाम बताइए। तो आप लोग पिता का नाम इनके बताइए कमेंट बॉक्स में। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन है, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राग का टीला आप लोगों को बताना है कि राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, संगनकल्लू जो है नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है राख का टीला। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। तो नमक सत्याग्रह था इनका जो, उसका एकमात्र उद्देश्य क्या था। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नमक कानून को निरस्त करना या तोड़ना, याद रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। तो कब हुई थी आप लोगों को बताना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ये चीज़ याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं और 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बनारस अधिवेशन ने। कब? तो 1905 ईस्वी में। तो याद रखिएगा बनारस अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। और इसी की जो चलाई हुई नीति थी उसका नाम क्या था? हड़प नीति, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोगों को बताना है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी कौन सी एशिया की है? तो यांगटीसी। यांगटीसी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है और यह चीन की नदी है। याद रखिएगा यह चीन की नदी है, सबसे लंबी नदी है, चीन में बहती है। ठीक है। और अगर बात की जाए कि यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, तो यह याद रखिएगा कि विश्व की अगर बात की जाए तो यह तीसरी सबसे लंबी नदी है। अगर एशिया की बात की जाए तो यह प्रथम सबसे यानी पहले नंबर पर इसका स्थान आता है एशिया में। विश्व में तीसरा नंबर स्थान आता है। और याद रखिएगा नील और अमेजन क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान है। यानी विश्व में बात करें तो नील नदी का प्रथम स्थान है और अमेजन नदी का दूसरा स्थान है और तृतीय स्थान जो है यांगटीसी का है और एशिया में पहला स्थान है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में क्या पूछा गया है कि वृहत ज्वार आता है। वृहत ज्वार आता है तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो वृहत ज्वार आता है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिम विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है भारत अवस्थित है, यानी भारत जो है लोकेटेड है, अक्षांश बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जरा इसको देख लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या बताया गया है कि भारत अवस्थित है। तो अवस्थित है तो कहाँ से कहाँ तक? तो अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, 31%, 31%। अगला है 16वां नंबर क्वेश्चन कि साख पत्र दिया जाता है। साख पत्र दिया जाता है तो आप लोग बताएंगे। तो साख पत्र को याद रखिएगा क्रेडिट कार्ड भी बोला जाता है। साख पत्र को क्रेडिट कार्ड भी बोला जाता है, यह चीज़ याद रखिएगा। तो साख पत्र किसको यानी क्रेडिट कार्ड किसको दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, एक आयातकर्ता को दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपने कानपुर में स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जनता सरकार के द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। यह माप लिखा है, याद रखिएगा माप।
माप माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, M3। तो याद रखिएगा, यानी M3 बराबर आप लोग जानते होंगे कि M3 बराबर क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा M1 प्लस बैंकों की सवधि जमाएं। क्या होता है, बैंकों की सवधि जमाएं, यानी जितने भी बैंकों में जमा खाता है वह। तो याद रखिए M1 प्लस बैंकों की सवधि जमाएं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, M3 कहलाता है। यह जो है एक तरह से देखा जाए इसको क्या बोलेंगे कि विस्तृत माप माना जाता है। M3 को विस्तृत माप माना जाता है। यह चीज़ याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वित्त मंत्रालय से आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे पहले नंबर पे क्या दिया है कि LM सिंघवी, दूसरा दिया है PK थुंगन समिति, तीसरा दिया है अशोक मेहता समिति और चौथा दिया है GKV राव समिति। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा। तो देखते हैं सी में क्या क्या दिया है, देखते हैं कि पहले कौन सी समिति आई, तो अशोक मेहता समिति, ठीक है। इसके बाद JKV राव समिति, फिर इसके बाद LM सिंघवी समिति और फिर दूसरे नंबर पर यानी सबसे जो लास्ट में समिति आई PK थुंगन समिति। तो इस प्रकार हमारा जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो किसके द्वारा लाया जा सकता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, या तो लोकसभा में और या तो राज्यसभा में। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या फिर राज्यसभा में लाया जा सकता है। ये चीज़ याद रखिएगा, लेकिन पहले जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, बाद में राज्यसभा में लाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये कहीं से भी नहीं लिया गया है। यानी एक बार इसको देख लीजिए कि शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया में भारत की देन है तथा यह वर्ष 1962 में जारी किया गया था। इसमें संसद बिना पूर्व सूचना के मामले में कोई भी मामले उठा सकता है, यानी संसद में सदस्य जो है संसद का बिना पूर्व सूचना के कोई भी मामले उठा सकता है। प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य का समय शून्यकाल होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसका समय याद रखिएगा कि शून्यकाल का समय जो है 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक होता है। कितने बजे से, तो 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक होता है, याद रखिएगा 12 से 1 बजे। तो इसका जो है क्या होता है, इसका समय 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक होता है। और भारतीय संविधान प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का उल्लेख नहीं है। तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि जो शून्यकाल शब्द है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं मिलता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में नागरिकता निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। भारत में जो नागरिकता है निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ये चीज़ याद रखिएगा कि संपूर्ण यानी भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। और भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक, तो याद रखिएगा यानी भाग 2 और अनुच्छेद 11 से
अनुच्छेद जो है 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, ये 5 बना है, तो 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ये याद रखिएगा कि क्या बताया गया, एक बार फिर से सुन लीजिए कि भारत संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है, ये चीज़ याद रखिएगा कि जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं और भारत के किसी भी कोने में चले जाएं तो हम लोग की नागरिकता सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में नागरिकता कुछ हो और उत्तर प्रदेश से जैसे ही बाहर जाएंगे भारत के किसी भी क्षेत्र में तो नागरिकता हम लोग की बदल जाएगी। तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, नागरिकता हमारी सेम रहेगी पूरे भारत के अंदर। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है और भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, यानी इसको याद रखना है, आप लोगों को बताना है कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन ध्यान रखिएगा, डी हमारा सही हो जाएगा, सरदार पटेल। सरदार पटेल जब भी बात ध्यान आए प्रांतीय संविधान समिति की तो सरदार पटेल को टिक करना है आप लोगों को, सरदार पटेल, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी बात आए संघ की, जब भी बात आए कि संघ संविधान समिति की तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और जब भी बात आए कि प्रांतीय संविधान समिति की तो आप लोग बताइएगा सरदार पटेल। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जीव विज्ञान नाम दिया गया, जीव विज्ञान जो है नाम दिया गया किनके द्वारा दिया गया, तो आप लोग बताएंगे लैमार्क के द्वारा जीव विज्ञान नाम दिया गया, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है तो कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा सेलुलोज। सेलुलोज जो है प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला जो है कार्बनिक यौगिक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है तो किससे संबंधित है, तो आप लोग जानते हैं सौर ऊर्जा से संबंधित है। किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, और यह क्वेश्चन जो है आपके लास्ट ईयर जो है पेट का एग्जाम हुआ था तो प्रथम पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। तो किसकी इकाई है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, खगोलीय दूरियों की इकाई है। चलिए 31 नंबर से जो है मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए और इसको सॉल्व भी करते जाइएगा। तो याद देख लीजिए इसको अच्छे से, और इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ से जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। चलिए देखते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व भी करते चलिए। अब यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हैं, तो हिंदी के क्वेश्चन देख लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन है कि गोदान किसकी रचना है, तो सभी लोग जानते हैं गोदान किसकी रचना है, गोदान किसकी रचना है, तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रेमचंद की रचना है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है, तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ईद का चांद होना। चलिए नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन की दिए गए विकल्पों में सही वाक्य पहचानिए, तो सही वाक्य का पहचानना है। तो देखते हैं ए नंबर में क्या दिया गया है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है,
सही वाक्य पहचानना है। ईमानदारी मनुष्य का जो है श्रेष्ठ लक्षण है, नहीं होगा। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ये भी नहीं होगा। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, नहीं। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, तो याद रखिए ये गुण की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अनिल व अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है। यानी ये जो अर्थ हैं इनके अलग अलग होंगे, देखने में ये सेम लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ जो है अलग अलग होंगे। तो देखते हैं इनका अर्थ क्या निकलता है। तो अनिल का जो है अर्थ निकलता है वायु, अनिल का अर्थ जो है वायु, और अनल का अर्थ है अग्नि। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अनिल अनल का अर्थ हो जाएगा वायु अग्नि। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पक्षी दाना चुग रहा है यानी पक्षी क्या है, अंडज है, ये भी सही है। नभचर है, ये भी सही है। खग है, खग को पक्षी बोलते हैं, सही है। पंकज यहाँ पे नहीं होगा, पंकज मतलब होता है एक तरह से कमल का फूल, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं बताना है, यानी नहीं, यानी तो फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पंकज। ठीक है, चलिए अब डिस्क्रिप्शन, ये पैसेज दिया है इंग्लिश का, तो पैसेज जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन को छांटिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को छांटना है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा रोक के। ये दिया गया है पूरा पैराग्राफ और इसमें आप लोगों को छांटना है, तो देख लीजिएगा। चाहे तो हम यहाँ से आप लोगों को आंसर देख के बता दे रहे हैं कि 41 का ए सही हो जाएगा फोसिल, 42 का ए सही हो जाएगा, 43 का ए नंबर सही हो जाएगा, यानी ए डॉग इज फेथफुल एनिमल, तो ऐसे ही लिखा जाता है, तो याद रखिएगा। 44 का यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, 44 का यहाँ से ए सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर का यहाँ से क्या सही हो जाएगा, तो 45 नंबर का यहाँ से बी सही हो जाएगा, क्योंकि पैसेज पढ़ने में टाइम लगेगा, इसलिए आप लोगों को दिया गया है, आप लोग इसको पढ़िएगा, वहाँ से क्वेश्चन छांट लीजिएगा। चलिए 46 नंबर देखते हैं क्या पूछा गया है 46 नंबर में, कि 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। तो ये जो है यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, तो रीजनिंग भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, और आप लोग अच्छे से रीजनिंग की क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा और इनको सॉल्व भी करते रहिएगा। सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा और अपनी कॉपी में लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है मधुशाला किनकी कृति है, मधुशाला किनकी कृति है आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, इनकी जो है कृति है, अमिताभ बच्चन की ये फादर थे। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। तो यह इनका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा इनका संबंध जो है तबला से, यह तबला बजाते थे। और सितार की बात करें तो सितार जो है, सितार को पंडित रविशंकर, और सरोद की बात करें तो अमजद अली खां बजाते थे, और बांसुरी जो है हरिप्रसाद चौरसिया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पूछा गया है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है तबला से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है कि भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो आप लोग जानते हैं कि भूमि का जो कटाव है उसको रोकने के लिए वनों का ज़्यादा से ज़्यादा रोपण किया जाना भूक्षरण को रोकेगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो आप लोग जानते हैं आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा।
अगला बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो सभी लोग जानते हैं गोवा की राजधानी है, हलवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है माले की राजधानी है, माले किसकी राजधानी है? तो आप लोगों को बताना है कि माले जो है किसकी राजधानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, मालदीव, मालदीव की राजधानी है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो अगर राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र सौंपना चाहते हैं तो किसको देंगे ये? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के किस राज्य में, किस जिले में? तो छतरपुर जिले में। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्य व्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। तो कब किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी बनेगा, 14 से 20 अप्रैल 2022 तक किया गया। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, असम। चलिए नेक्स्ट है रायसीना संवाद यानी डायलॉग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कौन सा कथन कौन कौन से सही हैं वो बताने हैं। तो पहला दिया गया है कि यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला है इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। नेक्स्ट है तो इसमें कौन कौन से हमारे सही हैं ये बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है हमारा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ 63 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी तीनों जो है तथ्य हमारे कथन जो हैं सही हैं, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? आप लोगों को बताना है कहाँ किया गया। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, भोपाल में किया गया। 65 नंबर क्वेश्चन है कि 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, यानी अपनी नई दिल्ली में। 66 नंबर क्वेश्चन है कि IRAD परियोजना को किस प्रदेश में लॉन्च किया गया? तो चलिए देखते हैं किस कहाँ पे लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया। 67 नंबर क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिहार। याद रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुजरात। 69 नंबर क्वेश्चन है किस रेलवे जोन ने एक
स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दक्षिण मध्य रेलवे। 70 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन बन गई है? तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंडिगो। अब यहाँ से स्टार्ट होता है जो हिंदी का पैसेज है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से रोक के वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन के आंसर हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन के आंसर यानी पहला पूछा गया है 71 नंबर में कि बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूझबूझ को। ट्रेन की बात की जा रही है कि पैसेज में कि एक ट्रेन आ रही होती है और पटरी टूटी हुई होती है, बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा होता है और वह टूटी हुई, उसकी नज़र जो है टूटी ही हुई पटरी पर पड़ती है और सामने से ट्रेन आती हुई प्रतीत हो रही है, तो बच्चा जो है ट्रेन को अपनी कमीज हिला करके रोकता है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? तो यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, क्योंकि आगे बच्चा खड़ा था बिल्कुल। 73 नंबर क्वेश्चन है कि टूटी हुई पटरी देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया, तो शाबाशी देने का भाव आया, क्योंकि उसने दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा लिया था। 74 नंबर क्वेश्चन है कि लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? तो परहित को प्रकट करता है। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? तो याद रखिएगा क्यों देखी, इसमें ऑप्शन दिया है पैसेज में कि रेल के आने का समय हो रहा था, तो वह घड़ी उसने देखी थी। दूसरा पैसेज दिया है हिंदी का, तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चनों को छांट के आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगी। आंसर बता दे रहे हैं, आंसर आप लोग देख लीजिएगा कि 76 नंबर का आंसर आप लोगों का हो जाएगा डी नंबर, खेलों को राष्ट्र सम्मान। 77 नंबर का आंसर हो जाएगा, आप लोगों को बता दे रहे हैं कि 77 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, खेलों का गिरता स्तर। 78 नंबर क्वेश्चन है, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, तो 78 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। 79 नंबर क्वेश्चन है कि खेलों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आपसी गुटबंदी से। अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रही है, तो मैथ का जो है ग्राफ वगैरह दिखा दे रहे हैं आप लोग। क्लास को 80 नंबर देख लेते हैं। 80 नंबर एक रह गया क्वेश्चन कि गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खेल। तो याद रखिएगा। चलिए, ये सभी क्वेश्चन पैराग्राफ आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और देखते रहिएगा। अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रही है और बार ग्राफ दिया है, तो बार ग्राफ को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए, और यहाँ से क्वेश्चन इनको आप लोगों को सॉल्व करना है। तो आराम से धीरे धीरे हम ऊपर कर रहे हैं, तो आप लोग देखते जाइए और करते जाइए। एक बार बार ग्राफ फिर से दिखा दे रहे हैं, ये देख लीजिए बार ग्राफ इसका, ये ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए इस तरह से। दूसरा है ग्राफ दिया है, इसको भी अच्छे से देखिए, दूसरा ग्राफ ये, और इसके क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इनको सॉल्व करिएगा। अगला है तालिका दी गई है, तालिका को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इनके क्वेश्चन 91 नंबर से स्टार्ट हैं, 92 नंबर, ये 93 नंबर, फिर 94 नंबर, फिर 95 नंबर दिया है। अब दूसरी तालिका दी गई है 96 नंबर से, फिर 97, 98, 99 और 100। तो इस तरह से आप लोगों का प्रैक्टिस सेट जो है 1 नंबर ख़त्म होता है। तो
अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और क्लास को शेयर भी करते रहिएगा। और अब प्रैक्टिस सेट जो है डेली आप लोगों को कराए जाएंगे। करंट अफेयर्स की क्लास चल ही रही है और प्रैक्टिस सेट की भी क्लास आप लोगों को डेली मिला करेगी। और चैनल ये जो आज प्रैक्टिस सेट कराया गया है, इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसका लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से भी जा कर के आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं।